हाय गाइस। सो लास्ट पार्ट में हमने डिमांड देख लिया था, डिज़ायर एंड डिमांड देख लिया था और फैक्टर्स भी देख लिए थे, राइट? नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी स्केड्यूल, लॉ, कर्व, शेप, राइट? ये चारों चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में, क्या होता है स्केड्यूल, क्या होता है लॉ, क्या होता है कर्व एंड लास्टली शेप। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो चैप्टर का फ्लो कैसा है? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, देन लॉ ऑफ डिमांड एंड देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। पर हम कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल डू इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, फिर कर्व एंड देन वी विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. Why? You will get to understand it after we finish it. Okay, individual demand schedule क्या होता है? Every individual demands some goods and services for the satisfaction of his or her wants. In the example given earlier, we talked about Varsha's demand for rice, dal, wheat flour, and mangoes for a week. Varsha's purchases will not stop there. She will again purchase these items whenever she needs them. Whether she will buy the same quantity or not next time when she goes to the market depends on whether the price of the goods have remained same or not. हमने डिमांड का एग्जाम्पल अच्छे से ऊपर देखा था कि वर्षा को क्या क्या डिमांड करना था. आई विल टेक यू टू इट अगेन, राइट? ये हमने देखा था वर्षा के डिमांड के बारे में. उसने राइस डिमांड किया था, अरहर दाल डिमांड की थी, व्हीट फ्लोर डिमांड किया और मैंगोज डिमांड किए. बट in this example we will only see one thing, that is mangoes. So let us only consider the purchase of any one commodity, say mangoes, by her in order to analyze the demand of one commodity by her over time. हम यहाँ पे सिर्फ मैंगोज ही कंसिडर कर रहे हैं ताकि एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल हो और हमें समझ में आ जाए. Let us also think that prices of other items, money in Varsha's pocket and her taste have not changed. मतलब उसको अभी भी पैसे उसके पास उतने ही हैं और उसकी जो टेस्ट है, मतलब उसको मैंगोज अभी भी परचेज करने हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ डिमांड में चेंज आ गया है. सो सब कुछ सेम है, पर हम सिर्फ अज्यूम करेंगे कि वर्षा को अभी मैंगोज परचेज करने हैं एंड ओनली मैंगोज, नॉट अदर थिंग्स. लेट अस ऑल्सो थिंक, ओके डन. इफ प्राइसेस ऑफ मैंगो इज ₹50 पर केजी. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया है. अगर मैंगोज का प्राइस ₹50 पर केजी है, वर्षा 2 केजीज मैंगोज परचेज करती है. ये वाला पार्ट, राइट? मैंगोज का प्राइस अगर ₹50 पर केजी है तो वर्षा 2 केजीज मैंगो बाय करती है फॉर अ वीक. If price of mangoes rises to ₹60 per kg, she buys only 1.5 kg of mango for a week. हमने ये देखा था कि अगर कोई कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. यहाँ पे वही हुआ. अगर 50 से प्राइस 60 हो जाता है तो वर्षा कम परचेज करेगी, दैट इज़ 1.5 kg ही परचेज करेगी. क्यों? क्योंकि पहले जब प्राइस 50 था तो वो 2 kg मैंगोज परचेज कर रही थी, पर जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ 60 हो गया तो वर्षा की डिमांड कम हो गई. It came down to 1.5 kg from 2 kg. If price falls to ₹40 per kg, she is willing to buy more. और प्राइस अगर और कम हो जाता है, से 50 से 40 हो जाता है, तो instead of 2 kg, she will buy 2.5 kg. Varsha's demand for mango is 2 kg per week at a price of 60. Her demand is only 1.5 kg per week at a price of 40. Her demand is 2.5 kg. मतलब जब जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब तब डिमांड कम होती है और जब जब प्राइसेस कम होते हैं डिमांड बढ़ जाती है. वी कैन प्रेजेंट दिस इन द टेबल. ये हमने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया. अगर मैं वापस से रिफ़र करूँ डिमांड की, हमने जो डेफिनेशन देखी थी, हमने क्या देखा था? डिमांड के लिए प्राइस होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए. यू विल नोटिस यहाँ पे प्राइस भी है, यहाँ पे क्वांटिटी भी है और यहाँ पे टाइम भी है. सो देयरफॉर हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो यहाँ पे अकम्प्लिश हो रही है, देयरफॉर इट बिकम्स ए डिमांड. तो ये वर्षा की डिमांड है. जस्ट अ रेफरेंस, यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है. मैं सिर्फ तुम्हें रिवाइज करवा रही थी कि डिमांड की क्या क्या फुलफिलमेंट करने से डिमांड कहा जाता है कोई चीज़ को. नाउ मैंने क्या बोला? हम लिंक करेंगे स्केड्यूल को कर्व के साथ, देन वी विल गो टू लॉ. तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल यही हुआ. जब हम कोई भी चीज़ को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे तो वो उसे हम कहेंगे स्केड्यूल, राइट? सो टेबल 9.1 shows different quantity of mango demanded at different prices by Varsha per week. Such a tabular presentation of different quantities of a commodity demanded at different prices is called an individual demand schedule. यानी कि अगर हम अलग अलग फॉर्मेट में नहीं रख के एक टेबल के फॉर्मेट में कोई चीज़ को रख देते हैं, से हमने प्राइस को लिख दिया एक जगह पे, बाजू में क्वांटिटी डिमांडेड लिख दिया, हमने उसको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन रख दिया उसका, तो उसे हम क्या कहेंगे?
ये है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ वर्षा की डिमांड की बात कर रहा है, ये पूरे कंट्री के डिमांड की बात नहीं कर रहा है। इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट वर्षा की इंडिविजुअल डिमांड की। देयरफॉर हम इसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल बायर इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। वर्ड हम इंडिविजुअल आगे लगा देंगे अगर वो सिर्फ एक पर्सन की डिमांड की बात कर रहा है। थोड़ा दिस इज टेक्निकल, मतलब ये सिर्फ रीड करने में इट इज़ नाइस, वरना अगर आप सिर्फ डिमांड बोलते हो तो भी नॉट एन इशू। पर हम पढ़ते टाइम क्या ध्यान रखेंगे कि अगर एक जन की डिमांड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वी विल कॉल इट इंडिविजुअल डिमांड, राइट। और अगर हम उसके डिमांड के स्केड्यूल को बनाकर देते हैं तो वो बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। Individual demand is the quantity of a commodity that an individual buyer is willing to buy at a given price per unit of time। वही बात लिखी है, you can highlight this also, पर ठीक है। सो अभी हमने क्या क्या देखा है? अभी हमने दो चीज़ें देखी, एक इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल देखा और एक इंडिविजुअल डिमांड देखी। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मैंने क्या बोला? जब कोई चीज़ को टैबुलर फॉर्मेट में आप प्रेजेंट करते हो, टैबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हो डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी का एट डिफरेंट प्राइजेस, तो वो बन जाती है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? कि क्या क्वांटिटी एक पर्सन बाय करना चाह रहा है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो अगर मैं सिर्फ 60 रुपीज़ में वर्षा कितना बाय करना चाहती है वो बताऊंगी, तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी। पर अगर मैं अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी की डिटेल दे रही हूँ तो वो बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल से हम सीधा जाते हैं कर्व पे, राइट। क्यों? क्योंकि ये ही उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। कोई चीज़ जब टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में होती है तो वो हो जाता है स्केड्यूल। बट द सेम थिंग इफ प्रेजेंटेड इन ए डायग्रामेटिक फॉर्म, हम जब ग्राफ पे बना रहे हैं कोई चीज़ को तो वो कर्व के फॉर्म में बन के आएगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व अगर हम बात करें तो सी 80 जो है, जब प्राइस 80 था तो डिमांड कितनी थी? 0.5 kg थी। 80 प्राइस पे डिमांड इज 0.5 kg, तो हमने यहाँ पे ए मार्क कर दिया। 70 था तब डिमांड कितनी थी? 1 kg। 60 था तब डिमांड कितनी थी? 1.5 kg। 50 पे 2 kg, 40 पे 2.5 kg एंड 30 पे 3 kg। अलग अलग प्लॉट हो जाए तुम्हारा ये, उसके बाद तुम्हें एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है। वेट, आई अगेन रिपीट इट। सो आई हैव मेड दिस ग्राफ फॉर यू। तुम लोग भी अपनी बुक में बना सकते हो। हाउ टू मेक इट? पहले लेफ्ट वाली लाइन में यू हैव टू राइट प्राइस, ठीक है। तो ये जो कॉलम है पूरा प्राइस का बनेगा। सो यू हैव टू राइट 30, 40, 50, 60, 70, 80, राइट। और यहाँ पे हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम 30, राइट। 1 2 3 4 स्टार्ट नहीं कर रहे, देयरफॉर वी ड्रॉ लाइक दिस, जिससे पता चलता है कि हम 1 से स्टार्ट नहीं करके कोई दूसरे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बीच में गैप होना चाहिए सब में इक्वल होना चाहिए, राइट। सो 30 40 10 का गैप, 40 50 10, सो इक्वल इक्वल गैप्स होने चाहिए। अगर हम 10 से स्टार्ट करते इंस्टेड ऑफ 30 तो नॉट एन इशू, हम ये zigzag नहीं बनाते। बट सिंस यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 30 और फिर बाद में हम 10 10 का गैप ले रहे, तो वी विल हैव टू ड्रॉ दैट zigzag थिंग, चाहिए। और नीचे भी हम बना लेंगे kg के लिए 0.5 1 1.5 2 2.5 3, राइट। सो ये भी क्या होगा? इक्वल होना चाहिए, सब में 0.5 का गैप है। सो दिस बिकम्स अवर लाइन बन गई। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? क्वांटिटी लिया है इन केजीज, एंड वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है? प्राइस लिया है, दैट इज इन रुपीज। अब हम प्लॉट करेंगे, राइट। 80 जब रुपीज़ है तो हमारा क्वांटिटी कितना था? 80 पे हमारा क्वांटिटी था 0.5 का, तो यहाँ पे मैंने ये जॉइन कर दिया दोनों को। देन 70 पे कितना था? 1 kg। 60 पे 1.5 kg, 50 पे 2 kg, 40 पे 2.5 kg एंड 30 पे 3 kg। तो मैंने ये प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अब जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी सारे पॉइंट्स को, तो मेरी कैसी लाइन बन रही है? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है, राइट। और कहाँ से स्टार्ट किया हमने? लेफ्ट से, तो लेफ्ट टू राइट एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है। दिस बिकम्स योर डिमांड curve. Now let us read. When the above mentioned relationship of price and quantity demanded is represented
Diagrammatically, it is called demand curve. The demand curve is a diagrammatic representation of law of demand. The demand curve shows different quantities of a commodity demanded at different prices in diagrammatic form. We can construct Varsha's demand curve for mangoes. Take quantity demanded of mangoes on x axis. जैसे मैंने बोला कि x axis पे हम ले लेंगे quantity demanded and y axis पे हम क्या ले लेंगे price of the mango. On the y axis, the price starting from 30 to 80 are plotted. On the x axis, quantities from 0.5 to 3 kg are plotted. वर्षा इज डिमांडेड 0.5 kg एट ₹80. हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे 80 रुपीज़ से 0.5 kg प्लॉट करेंगे, फिर हम 70 का देखेंगे, फिर 60, 50. Similarly, the other combination of price and quantity of mangoes as given in table 9.1 are shown as point B, C, D, E, F. By joining these points, Varsha's demand curve for mangoes has been derived. बहुत सिंपल था. हमने पहले स्केड्यूल देखा, जो हमने स्केड्यूल देखा उसी को हमें डायग्रामेटिक फॉर्मेट में दिखाना है, और जब हम उसको ऐसे ड्रॉ करके बताएंगे तो वो हमारा हो जाएगा डिमांड कर्व. Thus, demand schedule and the demand curve both represent the same relationship between price and quantity demanded, but the demand schedule represents in a tabular form and demand curve in a diagrammatic form. जैसा मैंने बोला सेम ही चीज़ें हैं दोनों, पर एक चीज़ जब टेबल फॉर्म में दिखाई जाती है तो उसे कहा जाता है स्केड्यूल, वेयर एज जब हम कोई चीज़ को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो वो बन जाता है हमारा कर्व, या हम बोल सकते हैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म. Now, law of demand. The law of demand gives the relationship between price of the commodity and its quantity demanded when all factors other than price remain unchanged. हमने, अगर तुम्हें याद होगा, बहुत 4 या 5 तरह के फैक्टर्स देखे थे, राइट? हमने 4 तरीके के फैक्टर्स देखे थे. उसमें से फर्स्ट वाला जो फैक्टर था वो तो अपने आप में प्राइस था. तो प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनके अलावा हमें क्या देखना है? सिर्फ प्राइस ही देखना है. हमें इन तीनों फैक्टर्स को इग्नोर करना है. हमें ऐसा मानना है कि ये फैक्टर्स कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे और हमें सिर्फ प्राइस से मतलब होना चाहिए. सो लॉ ऑफ डिमांड क्या मानता है कि सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, बाकी फैक्टर्स कुछ भी चेंज हो रहा है हमें उसको कंसिडर नहीं करना है, तो ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड सही बनेगा. As discussed earlier, the demand for a commodity is affected by many factors such as price, price of related goods, income of buyer, taste and preference. So the law of demand gives effect of change in price of a commodity on the quantity demanded, assuming all other factors such as price of related good, income of the buyer, taste and preference remain constant. Constant मतलब same. इनमें कुछ changes नहीं आया, सिर्फ price में change आया ऐसा हम मानेंगे. तो जब प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था तो तुमने देखा होगा क्या पैटर्न बन रहा था. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे डिमांड कम होती है, या मैं उल्टा बोलूँ, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज़ होती है. तो कोई भी सामान का अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और कोई भी प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सो द लॉ ऑफ डिमांड इज़ गिवन एज इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, its quantity demanded increases, and if price of the commodity rises, its quantity demanded falls. Other things remaining constant. ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि हमें सिर्फ प्राइस को कंसिडर करना है, वरना तुम सोचोगे कि इनकम इंक्रीज़ हो गई तो हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. ये सब हमें इग्नोर करना है. वी हैव टू ओनली एंड ओनली कंसिडर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. तो हमें सिर्फ प्राइस में देखना है कि अगर इंक्रीज़ होता है तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. The law of demand means that other factors determining the demand remaining constant, price of a commodity and its quantity demanded, are inversely related. Inversely related मतलब उल्टा होना, कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है तो उल्टा हो रहा है, राइट? तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इन्वर्सली रिलेटेड है. ओके, आई हैव हाईलाइटेड दिस ऑल्सो. लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन जो है. नाउ मूविंग ऑन टू शेप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व. हमने कैसा शेप देखा था? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप था, राइट? तो वो ऐसा क्यों होता है? विल सी दैट नाउ. According to the law of demand, when all other factors determining demand remain constant, the buyer buys more quantity of a commodity at lower price and less of it at higher price. Due to the inverse relationship between price and quantity, the demand curve slope downwards from left to right. क्योंकि इनका inverse relationship होता है, इस वजह से left to right downward sloping curve बनता है.
But the question arises, why does a buyer buys more quantity at lower price and less of higher price? जब हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि कोई भी जो बायर होता है वो जब प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो वो सामान कम खरीदता है, और यही अगर प्राइसेस कम होते हैं तो सामान ज़्यादा खरीदता है. Put it in another way, why does demand curve slope downwards from left to right? तो डाउनवर्ड क्यों होता है हमारा स्लोप? The most important reason for inverse relationship between price and quantity demanded is explained below. When more and more units of a commodity are consumed, satisfaction derived from successive units of a commodity goes on diminishing. तो अब हमारा ये रीज़न क्या है कि क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है कर्व? जब प्राइस ज़्यादा होते हैं तब हम डिमांड कम करते हैं, जब डिमांड इंक्रीज़ कैसे होती है? प्राइसेस कम होने से हमारी डिमांड जो है इंक्रीज़ होती है. फर्स्ट थिंग इज़, जब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हमारा जो उसका सेटिस्फैक्शन होता है वो कम होता जाता है. यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है जो सच भी है. फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम फर्स्ट चपाती, लेसर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सेकेंड चपाती एंड स्टिल लेसर फ्रॉम थर्ड चपाती एंड सो ऑन. अगर हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम जब फर्स्ट चपाती लेते हैं तो हमें वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता है. फिर जब हम सेकेंड चपाती लेते हैं तो वो कम सेटिस्फैक्ट्री लगता है, और लास्टली जब हम थर्ड या फोर्थ चपाती लेते हैं तो वो हमें और भी कम लगता है, शायद हम खाए भी ना. जो लोग सिर्फ 2 चपाती खाते होंगे उनके लिए तो सेकंड चपाती भी बहुत सैटिस्फाइंग होता होगा. या हम एग्जांपल ले ले कोई भी चीज़ का. सपोज यू गो टू रेस्टोरेंट या यू गो टू हैव पिज़्ज़ाज और समथिंग लाइक दैट. जब तुम फर्स्ट बाइट खाओगे, फर्स्ट मॉर्सल खाओगे, यानी कि फर्स्ट जब तुम वो निवाला खाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट. बट एज सुन एज यू स्टार्ट ईटिंग मोर एंड मोर, तुम्हारा जो लास्ट सेटिस्फैक्शन आ जाएगा उसके बाद जब तुम खाना चाहोगे तो नहीं खा पाओगे, राइट? तुम ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे. बहुत ज़्यादा खा के अब तुम्हें लगेगा बस अब मैं बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, इवन इफ दैट थिंग इज़ वेरी वेरी टेस्टी. सो दिस इज़ नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन का नेचर है ये. सो देयरफॉर क्या लिखा है? If he gets more satisfaction, he will be ready to pay more, and if he gets less satisfaction, he'll be ready to pay less price for it. It means he will be willing to buy more quantity of a quantity at lower price and less of it at higher price. हमने यहाँ पे satisfaction को किससे कंपेयर किया है? हमें प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं. जैसे अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें लगेगा ये इतना अच्छा नहीं है तो हम उस चीज़ को कम कर लेंगे, कम खरीदेंगे. पर वही चीज़ अगर कम प्राइस में मिल रही है तो हम थोड़े और सेटिस्फाई कब होंगे? जब हम वो चीज़ को ज़्यादा लेंगे. हम सोचेंगे ऐसा कि यार इतने कम प्राइस में मिल रहा है, इसको और ज़्यादा क्यों ना ले ले. ठीक है. और ये अगर ज़्यादा होगा प्राइस तो हम सोचेंगे यार इतना महंगा है, ये कम भी लेंगे तो चलेगा, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे. सो दिस वॉज द वन रीज़न. The law of demand also provides the same information which will lead to a downward slope of demand curve. Second reason, suppose you buy mangoes from the market. If the price of mango is 40 and you buy 2 kgs at this price, if the price of mango falls from 40 to 20, your real income or purchasing power is doubled. Now you can buy double quantity. तो अगर मैं जाती हूँ मार्केट में और मेरे पास 40 रुपीज़ है, राइट? मैंने सोचा कि 40 रुपीज़ में जितना आएगा मैं परचेज़ करूँगी. 40 रुपीज़ में अगर 1 केजी आ रहा है, या इनके एग्जाम्पल के हिसाब से सपोज 2 केजी आ रहा है, तो मैं लेकर आई. पर अगर मैं थोड़े टाइम बाद गई और वो ही 40 रुपीज़ का मुझे 4 केजीज़ मिल रहा है, सो आई विल नॉट थिंक कि मेरा क्या इनकम है क्या है. पर मैं जिसे हमें कांस्टेंट मानना है, राइट? हमें सिर्फ प्राइस को कंसिडर करना है. देयरफॉर अगर 40 होगा तो स्टिल आई विल यूज़ होल 40 रुपीज़. मैं सेविंग्स का नहीं सोचूंगी. मैं 40 रुपीज़ स्पेंड करके कितना बाय कर लूँगी? 4 केजीज़ बाय कर लूँगी. Thus, a buyer can buy more quantity of a commodity when its price fall and less of it when price rises, leading to downward slope. ये second reason था. Third reason क्या है? When price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper than its substitute. अब यहाँ पे इन लोग ने कंपैरिजन में ले लिया सब्स्टिट्यूट, पर ठीक है. अगर प्राइस कम हो जाता है तो हम पेन का या पेंसिल का एग्जाम्पल ले, या हम कोई कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल ले ले. ठीक है, पेप्सी और कोका कोला है, तो अगर पेप्सी का प्राइस कम होता है तो मैं कोका कोला क्यों बाय करूँगी? अगर मुझे वो बिल्कुल पसंद है, वो सब हमें इग्नोर करना है. मैंने पहले भी कहा था हम बहुत अजम्पशंस लेते हैं इकोनॉमिक्स में, ओके? तो अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाता है तो मैं कोका कोला नहीं बाय करूँगी. इंस्टेड आई बाय पेप्सी ओनली. ठीक है, आई बाय मोर ऑफ पेप्सी. सो for example, if price of Coke falls, it becomes comparatively cheaper than its substitute Pepsi. इन लोग ने कोक लिखा है.
कोक अगर प्राइस कम हो जाता है तो मैं सब्स्टिट्यूट पेप्सी नहीं खरीदूंगी. पीपल स्टार्ट बाइंग कोक इन प्लेस ऑफ पेप्सी और ऑल्टरनेटिवली पेप्सी सब्स्टिट्यूटेड बाय कोक. और अगर पेप्सी का प्राइस कम होता है तो मैं ज़्यादा पेप्सी बाय करूंगी इंस्टेड ऑफ कोक, लीडिंग टू मोर डिमांड ऑफ कोक व्हेन प्राइस फॉल. तो जिसका भी प्राइस कम होगा मैं वो वाला परचेज करूँगी, क्योंकि मुझे टेस्ट से मतलब नहीं है. मुझे वो लगता है कि दोनों सेम ही है, ड्रिंक्स ही तो मुझे कंज्यूम करनी है, तो क्यों ना पेप्सी का प्राइस कम है तो मैं वो परचेज करूँ. ठीक है. On the other hand, demand for commodity will fall when its price increases. It will lead to downward slope of demand curve. और यही अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होता है तो मैं कोक खरीदूंगी एंड देयरफॉर पेप्सी का डिमांड कम हो जाएगा. तो हमने 3 रीज़न देखे जिस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है कर्व. फर्स्ट रीज़न क्या है कि हमें सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब प्राइसेस कम होते हैं. तो प्राइस कम होता है तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं. सेकंड, हमने देखा कि जब प्राइस कम होता है तो हमारे पास जितने पैसे हैं वो पूरे स्पेंड करके वो ही चीज़ ज़्यादा खरीद सकते हैं अगर वो पहले से प्राइस कम हो गया उस चीज़ का. थर्ड रीज़न हमने क्या देखा कि जब प्राइस कम होता है तो वो चीप बन जाता है उसके सब्स्टिट्यूट से एंड देयरफॉर हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं लेके वो ही कॉमोडिटी लेते हैं. So this was it for this part. I hope you understood it, and if you did, let me know in the comments. हम next part में ये chapter ख़त्म कर देंगे. Very simple and easy chapter. Demand. मेरे साथ साथ complete करते जाओ. Watch videos 2-3 times so that it retains in your mind, and finish chapter along with me. And by finishing I mean that you have to complete in-text also, terminal also, और तुम्हारा conceptual जो understanding है वो अच्छा हो जाए. right?